नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, तो सब स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले 1687 में मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई, जिसे भारत के पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वो 1882 में 1882 में तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन एक रेजोल्यूशन लेकर आए और इस रेजोल्यूशन के तहत जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है आपका लोकल अर्बन गवर्नमेंट की अर्थात अर्बन लोकल गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया। और इसके बाद 1935 का जो एक्ट था उसके तहत आपका जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो किसके अंतर्गत निर्धारित कर दिया गया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंतर्गत निर्धारित कर दिया गया। अर्थात भविष्य में जो भी इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी अब वो किसके द्वारा की जाएगी? आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। ये बात किसमें की गई? आपके 1935 के एक्ट के तहत ये बात कही गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता के बाद जो मेजर डेवलपमेंट हुआ वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया। और इसमें जो अन्य प्रावधान किए गए वो ये थे कि एक 3 टियर सिस्टम बना दिया गया। बड़े जो सिटीज़ थे उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो स्मॉल सिटीज़ थी उनके लिए म्युनिसिपल काउंसिल और जो आपके जो ट्रांजिशन वाले एरिया थे जो कि ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे उसके लिए क्या यूज़ किया गया? आपका नगर पंचायत। तो ये बेसिकली 3 टियर सिस्टम बनाया गया। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आरक्षण की भी बात की गई, इसमें रिजर्वेशन की बात की गई कि एससी एसटीज़ के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया और वुमेन्स के लिए 1/3 अर्थात 33% रिजर्वेशन की बात इसमें की गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या करता है कि आपका जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कैसे प्रोवाइड हों और कैसे वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ा सकता है, इसकी रिकमेंडेशन वो किसको करता है? स्टेट गवर्नमेंट को करता है। और वो ये भी बताता है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कितनी ग्रांट दी जाए अब तत्कालीन आपके रिसोर्सेज के हिसाब से कि वो अपने अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है अपनी फंक्शनिंग को अच्छी तरीके से कर पाए। तो ये बेसिकली स्टेट फाइनेंस कमीशन का कार्य होता है। इसके अलावा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी प्रावधान किया गया, अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष में अर्बन लोकल गवर्नमेंट के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई। और स्टेट इलेक्शन कमीशन ना केवल अर्बन लोकल गवर्नमेंट के चुनाव करवाता है बल्कि वो आपका ग्राम पंचायत के भी चुनाव कौन संपन्न कराता है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो सिस्टम है उनके चुनाव कौन करवाता है? आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। अगर हम लोग इसके 3 टाइप्स की बात करें, लोकल अर्बन बॉडीज़ के 3 टाइप्स की बात करें जिसकी चर्चा हमने पिछली स्लाइड में भी की थी। तो सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेसिकली बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज़ होता है और छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपल काउंसिल यूज़ होता है। और आपका जो नगर पंचायत है वो किसके लिए यूज़ होते हैं? वो आपके ट्रांजिशन एरियाज़ के लिए, अर्थात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रावधान किसके लिए किया गया? बड़े शहरों के लिए किया गया। म्युनिसिपल काउंसिल का प्रावधान किसके लिए किया गया? छोटे शहरों के लिए किया गया। और ट्रांजिशन एरियाज़ जो कि ग्राम से शहर की ओर बढ़ रहे थे उसके लिए नगर पंचायत का प्रावधान किया गया। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बड़े शहरों के लिए, और इसका जो हेड होगा वो मेयर होगा। और मेयर किसके द्वारा चुन के आएगा? डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के आएगा। कहीं कहीं पे इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होता है भारत में। तो भारत में अलग अलग स्टेट में स्टेट अपने हिसाब से प्रावधान कर सकते हैं। तो मेनली हम ये देखते हैं कि मेयर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के तहत चुन कर आ रहा है। और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसके अलावा इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं जो कि आपका म्युनिसिपल काउंसिल को विभिन्न वार्डों में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक काउंसलर चुन के जाता है जो कि अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है।
और म्युनिसिपल काउंसिल में जो निर्णय है उसको लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी तरीके के अगर हम लोग इसी तरह का म्युनिसिपल काउंसिल के कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है, और जो इसका ऑफिसर होता है जो स्टेट द्वारा नियुक्त होता है वो है आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेसिकली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हमको ऑफिसर होता है, वो देखने को मिलता है। और इसके बाद जो आपके काउंसलर होते हैं प्रत्येक वार्ड से एक अपना, जिस प्रकार से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसलर इलेक्टेड होते हैं उसी तरीके से म्युनिसिपल काउंसिल में भी अपने अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व इलेक्टेड काउंसलर करते हैं और निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत का भी कंपोजिशन म्युनिसिपल आपका काउंसिल जैसा ही होता है। अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो इसको 18 फंक्शंस दिए गए, जो जिसका उल्लेख आपका 12th शेड्यूल में भी है। तो बेसिकली इसके अगर हम लोग कार्यों की बात करें तो अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड ब्रिज, स्ट्रीट लाइट, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड स्लम इम्प्रूवमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये मेन रूप से मुख्य सब्जेक्ट थे। बेसिकली इसको 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उसमें से मुख्य सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। और अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एक है आपका टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और तीसरा है आपका ग्रांट्स, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ग्रांट देते हैं, और चौथा है आपका बोरोइंग। अगर हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज़ के टैक्स रेवेन्यू की बात करें, तो जो इसका मुख्य स्रोत है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के टैक्स रेवेन्यू का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली वह टैक्स होता है, मान लीजिए आप नगर निगम में रह रहे हैं, नगर पालिका में रह रहे हैं, नगर पंचायत में रह रहे हैं, या फिर किसी भी अर्बन लोकल बॉडी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रह रहे हैं। तो उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपका मान लीजिए मकान है कोई, तो उस मकान की जो वैल्यू होगी उसके अनुसार आपको प्रतिवर्ष टैक्स देना पड़ेगा। अर्थात इसके बाद अगर हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें अर्बन लोकल बॉडीज़ की, तो नॉन लोकल बॉडीज़ की, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत फीस एंड यूज़र चार्जेस कलेक्टेड, जो कलेक्ट मतलब सर्विसेज जो देती है आपकी अर्बन लोकल बॉडीज़, उसके तहत फीस और यूजर चार्जेस लेती है। और ये यूजर चार्जेस बेसिकली फीस एंड यूजर चार्जेस किस पे लेती है, वाटर सप्लाई पे लेती है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन सर्विसेज पे लेती है। इसके अलावा जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू फाइन एंड पेनल्टीज़ है, आपका जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं आपके अर्बन लोकल गवर्नमेंट के जो बनाती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो इसके तहत जो फाइन उसके ऊपर लगाया जाता है उसके तहत भी आपका क्या होता है कि ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत जाता है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग लीज और रेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट अर्थात जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के पास जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो अगर वो बॉडी किसी संस्था को, गवर्नमेंट को या किसी को उसको लीज पर देती है, तो उसके तहत जो उसे रेवेन्यू प्राप्त होता है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत उसे काउंट किया जाता है। उसके बाद पार्क्स हो गए, तो हम लोग देखते हैं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट अर्थात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी के बहुत पार्क हमको देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उन पार्क में जो चार्जेस होते हैं उस पार्क में जाने के लिए, वो चार्ज भी जो कलेक्ट करती है अर्बन लोकल बॉडी, वो उसको किसके अंतर्गत गिना जाता है, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत गिना जाता है। मार्केट्स लगती है, मार्केट्स में जो भी लोग अपने जो भी दुकानदार अपनी दुकानें अपनी लगाते हैं, तो उसके तहत जो उनको फीस देनी पड़ती है, जो रेवेन्यू जो पैसा उनको देना पड़ता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, उसको भी किस में काउंट किया जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत काउंट किया जाता है।
इसके बाद अगर हम ग्रांट्स की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट भी ग्रांट देती है आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट को समय समय पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो स्कीम चलाती है जैसे अमरूत स्मार्ट सिटीज़ हो गया, तो उसके तहत भी नियमित अंतराल पर या नियमित रूप से हमको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी ग्रांट आपको किसको देती है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को देती है। इसके बाद अगर हम लोग बोरोइंग से बात करें, लोन्स एंड बोरोइंग्स जो होती हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, वो किससे किससे कर सकती है आपका, अर्बन लोकल गवर्नमेंट स्टेट से ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश में है उससे ये क्या करती है आपका बोरो कर सकती है। तो ये बेसिकली कुछ ये 4 तरीके थे जिसके तहत आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या करती है आपका रेवेन्यू कलेक्ट करती है, अर्थात जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इन 4 तरीकों से उसे प्राप्त होते हैं। क्या क्या हो गया वो, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, और आपका ग्रांट हो गया, और बोरोइंग्स हो गई। अगर हम लोग इसके समक्ष क्या-क्या चैलेंजेस हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के समक्ष क्या-क्या चैलेंजेस हैं उसकी बात करें, तो सबसे बड़ा चैलेंज इसके सामने है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। उस अनुपात में इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिस अनुपात में इसके पास फंक्शंस हैं, अर्थात इसके पास फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और उसको फुलफ़िल करने के लिए लोकल प्रॉब्लम्स की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए इसके पास उस अनुपात में फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट करना, फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज करना एक बहुत ही बड़ा इसके समक्ष चुनौती है कि कैसे फाइनेंशियल रिसोर्स जनरेट किया जाए, कैसे लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। और दूसरा जो हम चैलेंज देख रहे हैं वो है स्टेट इंटरफेरेंस का। स्टेट इंटरफेरेंस लोकल अर्बन बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोकल अर्बन बॉडीज़ किस पे निर्भर है, आपका स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर है। ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ को कौन नियुक्त करता है, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करता है। तो ये देखने को मिल रहा है कि जो स्टेट इंटरफेरेंस है लोकल गवर्नमेंट में वो बहुत ज़्यादा है, और जो इसके एम्प्लॉई हैं वो पहली बात तो इसके पास एम्प्लॉई नहीं है उस अनुपात में जिस अनुपात में इसके पास कार्य हैं, और दूसरा ये है कि वो एम्प्लॉई उस हिसाब से एफिशिएंट नहीं है, उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं हुई है, वो उस प्रकार से ट्रेंड नहीं है कि वो उन फंक्शंस को अच्छी तरीके से कर सकें। और अर्बन पॉवर्टी हमको देखने को मिल रही है, अर्बन पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, स्लम्स हैं, और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूँकि शहर पुराने हैं, तो वो वेल प्लान्ड नहीं है। तो उस वेल प्लान्ड ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि कैसे जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए वन वेल प्लान्ड जो स्ट्रक्चर होना चाहिए शहर का, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोकल समस्याओं को दूर करने में। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है और पॉल्यूशन है। तो यही इसके कुछ मेन चैलेंजेस हैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।